नमस्कार दोस्तों, ड्रीम इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन बात करेंगे पशुओं के चयन की विधियों के बारे में। पशुओं का चयन कैसे किया जाता है, किस विधि के द्वारा पशुओं का चयन किया जाता है, उन सभी विधियों के बारे में अपन बात करेंगे। तो देखो, चयन करने की जो विधि होती है, तो उससे पहले आपको कलिंग समझना पड़ेगा। कलिंग क्या होता है? कलिंग होता है झुंड से अवांछनीय पशुओं को अलग करने की क्रिया। एक झुंड में से आप अवांछनीय पशु को अलग करोगे, वो क्रिया क्या कहलाएगी? कलिंग कहलाएगी। जैसे कलिंग क्यों करते हैं? कलिंग देखो प्रतिवर्ष किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। कलिंग कब किया जाता है? प्रतिवर्ष। हर साल आपको आकलन करना है कि कौन सी नस्ल आपके लिए फायदेमंद है और कौन सी आपके लिए नुकसानदायक है। इस चीज के बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लाभदायक कौन सी है और नुकसानदायक कौन सी है। देखो, एक डेयरी फार्म पर 100 पशु है। 100 पशु तो हमेशा आपको लाभ नहीं दे सकते, लेकिन आहार आपको सबको बराबर देना है। लेकिन मान लो उनमें कोई 10 लीटर वाला भी है, 15 लीटर दूध वाला भी है, तो आपको 15 लीटर दूध उत्पादन वाले को अलग आहार देना है, 10 को अलग देना है, 5 को अलग देना है, जो पशु दूध नहीं दे रहे उनको अलग अलग देना है। तो आप ये कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे? इसलिए आपको कलिंग करना पड़ता है, अलग करना पड़ता है। अवांछनीय यानी कम दूध उत्पादन वालों को कर सकते हो। नकारा जिनमें कोई पशु का कोई काम ही नहीं है, जैसे मान लो एक डेयरी फार्म में बिना दूध देने वाले पशुओं का कोई काम ही नहीं है, तो आप उनको अलग कर सकते हो। प्रजनन के लिए भी आप अलग कर सकते हो। इन सब क्रिया के लिए आप सिंपल सी बात एक चीज समझ लो कि झुंड से अवांछनीय पशुओं का अलग करना ही क्या कहलाता है? कलिंग कहलाता है। तो ये सबसे पहले जो टर्मिनोलॉजी अपने सामने आई, कलिंग। कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि कलिंग किया जाता है प्रतिदिन किया जाता है, प्रति 6 माह किया जाता है, प्रति वर्ष किया जाता है, प्रति 3 वर्ष किया जाता है, तो आपको याद रखना है कि कलिंग जब भी किया जाएगा प्रति वर्ष के हिसाब से किया जाता है। उसके बाद आप आगे देखिए, पशुओं को चयन करने की विधियां कौन कौन सी होगी। तो चयन करने की विधियां अपने सामने आ चुकी है। तो सबसे पहले जो विधि आएगी वो आएगी शारीरिक दिखावट के द्वारा। कई बार आपसे पूछा जाता है, देखो, कि इनमें से चयन की सबसे सर्वोत्तम विधि कौन सी होगी, पशु की चयन की विधियां कौन कौन सी होगी। तो उनमें सबसे पहली जो विधि आएगी वो आएगी शारीरिक दिखावट। दूसरी वाली जो विधि आएगी वो आएगी संतति परीक्षण। तीसरी आएगी वंशावली। चौथी मल्टीप्लिकेशन यानी गुणांकन विधि। और पांचवी जो विधि आएगी अपने सामने आएगी वो प्रदर्शन व्रत विधि। ये चीज आपको याद रखनी है कि शारीरिक दिखावट के आधार पर आप कर सकते हो, संतति परीक्षण के आधार पर कर सकते हो, वंशावली परीक्षण है, गुणांकन विधि है और प्रदर्शन व्रत विधि है। ये 5 प्रकार की विधियां हैं जिसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो अब अपन सबसे पहली विधि स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे शारीरिक दिखावट। शारीरिक दिखावट के बारे में से क्या क्या प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो शारीरिक दिखावट में आप देखो, सबसे पहले शारीरिक दिखावट के अंदर पहला प्रश्न ये आता है कि देखो, एक साथ कई पशुओं का चयन किया जा सकता है। यानी शारीरिक दिखावट में ये होता है कि पशु के बाह्य आकार को देखकर, बाह्य आकार को यानी बाह्य शारीरिक दिखावट को देखकर, जैसे पशु दिखने में कैसा है, जैसे पशु का रंग गहरा काला है, जलेबी आकार का सींग है यानी मुर्रा बेस है। अब अगर आपको मुर्रा बेस का चयन करना है तो 100 जानवरों में जितनी मुर्रा बेसें होगी आप उनकी शारीरिक दिखावट देखकर उन्हें अलग कर सकते हो। तो पहली बात तो ये कि इसके अंदर पशु का जो चयन किया जाता है वो बाह्य आकार को देखकर किया जाता है, यानी बाहर की शारीरिक जो वो दिखावट है उसको देखकर किया जाता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक समय में कई पशुओं का चयन किया जा सकता है, यानी एक से अधिक पशुओं का चयन कर सकते हो। आपको समय नहीं लगेगा, फटाफट आप गए डेयरी फार्म में, आपको मुर्रा बेस का चयन करना है, 50 मुर्रा बेस हैं 100 बेसों में से, तो फटाफट मुर्रा बेस का चयन कर लिया। तो ये सारी की सारी क्रिया इसके अंदर की जाती है। तो आपके समझ में आया, शारीरिक दिखावट बाह्य रूप से जो अपन देख रहे हैं उसके आधार पर पशुओं का चयन करना शारीरिक दिखावट कहलाता है। एक समय पे आपने कई पशुओं का चयन किया, ये चीज अपन ने इसके अंदर पढ़ी। दूसरी वाली विधि आएगी अपने पास संतति विधि।
संतति विधि में आपको एक चीज याद रखनी है, संतति विधि में हमेशा आगे आने वाली पीढ़ियों को देखकर पशु का चयन किया जाता है। आगे पीढ़ी जो आएगी उसके आधार पर पशु का चयन किया जाता है। जैसे मान लो आज अपने पास एक गाय की नस्ल है, तो जब उसकी बी आएगी, सी आएगी, डी आएगी, मतलब आगे जो नस्लें आएगी उनका चयन करोगे, तो देखो इसमें क्या होता है, आगे आने वाली पीढ़ियों को देखकर पशु का चयन करना है। आगे वाली पीढ़ियों को देखकर पशु का चयन करना है। तो देखो इसमें क्या होगा, समय अधिक खर्च होगा, समय भी अधिक खर्च होगा। भाई आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए समय भी लगेगा ना, तो समय अधिक खर्च होगा। आगे आने वाली पीढ़ियों को पैदा करने के लिए प्रजनन है, आहार है, उनका रख रखाव है, इनके लिए भी आपको पैसा ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। तो आप देखो ये सबसे खर्चीली विधि भी हो जाएगी, ये सबसे खर्चीली विधि भी हो जाएगी। अब देखो नॉर्मली संतति को अगर मैं इंग्लिश में बात करते हैं तो इसमें इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रोजेनी टेस्टिंग मेथड। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि सांड का चयन मुख्यतः किस विधि के द्वारा किया जाता है, तो किस विधि के द्वारा किया जाता है, प्रोजेनिंग टेस्टिंग वाली विधि के द्वारा सांड का चयन किया जाता है। तो इस चीज में याद रखना कि संतति को इंग्लिश में प्रोजेनी टेस्टिंग भी बोलते हैं, संतति जो मेथड होता है उसे प्रोजेनी टेस्टिंग मेथड भी बोलते हैं। तो सांड का जो चयन किया जाता है मुख्यतः इसी विधि के द्वारा किया जाता है। इस विधि में आगे आने वाली पीढ़ियों को देखकर पशुओं का चयन किया जाता है, तो समय अधिक लग जाता है। आगे आने वाली पीढ़ियों को पैदा करने के लिए प्रजनन में, आहार में, इनमें खर्चा भी अधिक हो जाता है, इसलिए इसको सबसे खर्चीली विधि भी कहा जाता है। उसके बाद अगला देखिए आप, वंशावली। वंशावली विधि, इस विधि में पशुओं का चयन पूर्वजों को देखकर, यानी कि पूर्वजों को देखकर चयन किया जाता है। ऐसे मान लो कि नॉर्मल अगर अपन बात करते हैं तो पूर्वजों को देखकर, जैसे मान लो अपने पास कोई मुर्रा बेस है, अब अपन को चाहिए कि आगे कोई अच्छी नस्ल पालनी है, तो अपन ये देख सकते हैं कि अभी जो मुर्रा नस्ल है वो कितना दूध उत्पादन करती है, उसकी मां पहले कितना दूध उत्पादन करती है, तो आप उसका चयन आने वाली पीढ़ी का आप अपने आप चयन कर सकते हो। तो यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि इसमें पूर्वजों को देखकर पशुओं का चयन किया जाता है। दूसरा, पशुओं का कम उम्र में भी चयन किया जा सकता है। जैसे नवजात बछड़ों की जब उम्र कम है तभी आप पशुओं का चयन इस विधि के द्वारा किया जा सकता है। तो ये भी आपको याद रखना है वंशावली। अब अपन पढ़ेंगे गुणांकन विधि के बारे में। तो देखिए गुणांकन विधि के बारे में अपन बात करते हैं। गुणांकन विधि में क्या होता है कि इसमें सभी को अलग अलग अंक दिए जाते हैं। ये सबसे सर्वोत्तम और वैज्ञानिक विधि है। ये सबसे सर्वोत्तम वो वैज्ञानिक विधि भी है। और मुख्यतः अगर अपन देखो पशुओं में क्या होता है, चयन के अलग अलग मेथड अपन ने पढ़े। शारीरिक दिखावट है, संतति आपके पास है, वंशावली आपके पास है, गुणांकन भी आपके पास आया। अब इनके अंदर आपको पर्टिकुलर ऐसा कभी भी नहीं होता है कि आपको उसी विधि के द्वारा जैसा जैसा संभव होता है वैसा वैसा करते हैं। जैसे अभी सांड है, तो सांड एक किसी भी हर्ड का यानी किसी भी समूह का लगभग 50% है, तो सांड का चयन हमेशा प्रोजेनी टेस्टिंग के द्वारा किया जाता है। यानी आगे वाली चाहे समय लग जाए लेकिन आगे आने वाली पीढ़ियों को देखकर इसका चयन किया जाता है। गुणांकन में यह सबसे सर्वोत्तम और वैज्ञानिक विधि है। इसमें पशु के अलग अलग भागों को या अलग अलग कार्य क्षेत्र को अलग अलग नंबर दिए जाते हैं। जैसे कैसे वाला देखो इधर, शरीर, क्षमता, शारीरिक दिखावट, दूध उत्पादन और डेयरी गुण। अब देखो इन चार में से अलग अलग को अलग अलग नंबर देने, तो आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है, समझने की कोशिश करना है कि इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। आप एक पशु खरीदना चाहते हो, चयन करना चाहते हो, मतलब यानी पशु खरीदना चाहते हो, आपने पशु देखा तो आप उसका चयन कर रहे हो। तो आप देखो सबसे पहली बात, अपन मुख्यतः जो करते हैं वो इसी विधि के द्वारा चयन करते हैं। नंबर वंबर अपन देते नहीं है, लेकिन आकलन इसी के हिसाब से लगाया जाता है। जैसे मान लो आप किसी भी मेले के अंदर या किसी के पास, किसी पशुपालक के पास आप पशु खरीदनेंगे, तो सबसे पहले आप देखते हो कि
शरीर देखते हो उसका, भाई बॉडी कैसी है उसकी, क्या बॉडी मेंटेन है, क्या वो दिख रहा है। अगर आपको देखो डायरेक्ट अगर ऐसा दिख जाता है कि जलेबी आकार के सींग है, गहरा काला रंग है, यानी मुर्रा है, तो आपकी पहली पसंद हो जाती है कि नहीं मुझे भैंस खरीदनी है तो मुर्रा ही खरीदनी है। अब आप दूसरी बात आ जाओ दूध उत्पादन पर। आपको पशुपालक दूध निकाल कर दिखाएगा, आपको लगता है नहीं साहब 8 लीटर दूध उत्पादन हो रहा है तो यानी नस्ल अच्छी है। इस दो चीजों के अलावा आप और कोई भी गुण नहीं देखना चाहते, ये दो ही आपको सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी कि सबसे पहला तो आपने शरीर की दिखावट देखी और दूसरा आपने देखा उसका दूध उत्पादन कैसा है। तो इन दोनों को नंबर दिए जाते हैं 30-30 और इन दोनों को दिए जाते हैं 20-20। काउंटिंग कर लो, टोटल 100 नंबर हो गए। शरीर क्षमता के आपने 20 नंबर दिए, शारीरिक दिखावट के आपने 30 नंबर दिए, दूध उत्पादन के आपने 30 नंबर दिए और डेयरी गुण के आपने कितने नंबर दिए? 20 नंबर। और मुख्यतया अगर अपन बात करते हैं तो अपन किसी भी पशुपालक से अगर अपन गाय या भैंस खरीदते हैं तो इन्हीं दो चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है। एक तो आप उसकी बाहरी दिखावट देखते हो, भाई उसका शरीर कैसा है, कैसा मतलब जलेबी आकार के सींग है या दराती आकार के हैं या उसका कैसी, इन सब चीजों के बारे में आप आकलन लगा लेते हो। और दूसरा जब पशुपालक आपको दूध निकाल के बता देता है भाई इसने 8 लीटर दूध दिया है, 7 लीटर दिया है, 6 लीटर दिया है, तो वो उस हिसाब से आप आकलन लगा सकते हो। तो इसके अंदर ये हो रहता है कि अगर जैसे मान लो 0 से 50 नंबर आए तो वह मतलब ऐसा अच्छी गुणवत्ता नहीं कह सकते लेकिन एक सामान्य होता है। जैसे आप 50 से 75 पे पहुंचोगे तो मध्यम वर्गीय हो जाएगा और 75 से 100 पर आप पहुंचोगे तो ये अच्छी गुणवत्ता के हो जाएंगे। जब नंबर का आकलन 0 से 50 रहेगा तो आप मानोगे कि ये सामान्य गुणवत्ता का पशु है। जब 50 से 75 चलेगा तो आपको लगेगा थोड़ा सा मध्यम वर्ग का है और जब 75 से 100 पे जाएगा तो आपको लगेगा कि ये अच्छी गुणवत्ता का पशु है। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगली वाली विधि अपने सामने आती है प्रदर्शन व्रत। प्रदर्शन व्रत देखो, प्रदर्शन व्रत मेला व प्रदर्शनी के अंदर विजेता पशु का चयन किया जाता है। जैसे मान लो आपको कोई घोड़ा खरीदना है तो वहां पे 10 घोड़ों की रेस हो रही है, जो घोड़ा उनमें से जीतेगा आप उसका चयन कर लो। यानी कि इसके अंदर आपको विजेता पशु का चयन करना है, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। देखो सारे के सारे अपन ने चयन पढ़े, शारीरिक दिखावट वाला पढ़ा, संतति वाला पढ़ा, गुणांकन वाला भी अपन ने पढ़ा, वंशावली। रहा हूं अपन बात करेंगे कि पशु के चयन से क्या क्या प्रश्न एग्जाम में पूछे गए थे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि नॉर्मल संतति विधि क्या कहलाई, गुणांकन विधि क्या कहलाई, सब चीजों के बारे में अपन ने पढ़ा कि कौन सी विधि से कैसे चयन कर सकते हैं उनके बारे में अपन ने पढ़ा। तो अब अपन बात करते हैं कि एग्जाम के दृष्टिकोण से चयन वाली विधियों में से क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए आप सबसे पहला प्रश्न आपके सामने कि पशुओं के चयन की सबसे सर्वोत्तम विधि कौन सी है। पशु के चयन की सबसे सर्वोत्तम विधि कौन सी है? गुणांकन विधि है, संतति विधि है या फिर आपने प्रदर्शन व्रत पढ़ा। इनमें से कौन सी ऐसी विधि थी जो सबसे सर्वोत्तम पड़ी थी? तो देखो सबसे जो सर्वोत्तम विधि थी वो कौन सी वाली विधि थी? गुणांकन वाली विधि थी। और मुख्यतः अगर अपन बात करते हैं तो भारत में किसी भी पशु का चयन अगर करना है सांड के अलावा तो मुख्यतः किस विधि के द्वारा किया जाता है? पशु के चयन की सबसे सर्वोत्तम विधि भी गुणांकन होगी और मुख्यतः जो भारत में किया जाता है वो भी इसी विधि के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, पशु के चयन की गुणांकन विधि में सर्वाधिक अंक पशु के किस वाले भाग को दिए जाते हैं? देखो अगर आपसे डायरेक्ट ऐसे पूछता है तो दो भागों को अपन ने बराबर अंक दिए थे। एक तो दूध उत्पादन वाला भाग था, दूध उत्पादन वाला जो कार्य क्षेत्र था उसको आपने सबसे ज्यादा दिए थे। एक शारीरिक दिखावट को 30 वाले दिए थे। लेकिन इन सब में भी अगर अपन बात करते हैं पर्टिकुलर कि सर्वाधिक अंक गुणांकन पद्धति में किसको दिए जाएंगे तो सर्वाधिक अंक दिए जाते हैं स्तन वाले भाग को। याद रखना है कि गुणांकन विधि में सबसे ज्यादा जो अंक दिए जाते हैं वो कौन से वाले भाग को दिए जाते हैं? स्तन वाले भाग को दिए जाते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। अगला, गुणांकन विधि में दुधारू के लिए कितने अंक दिए जाते हैं? तो देखो दुधारू के लिए 30 नंबर दिए जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि शारीरिक दिखावट और दुधारू के लिए दोनों के लिए 30-30 अंक दिए गए थे। दूध उत्पादन के लिए भी और शारीरिक दिखावट के लिए भी 30-30 अंक दिए गए थे। अगला, पशु चयन की वो कौन सी विधि है जिसमें पशु का कम उम्र में भी चयन किया जा सकता है? तो आपको बताना है कि कम उम्र में चयन किस में करेंगे। तो अपन ने पढ़ा था वंशावली विधि में।
वंशावली विधि में कम उम्र में भी चयन किया गया था। मैंने आपको बताया था कि इस विधि में जो पशुओं का चयन होता है वो पूर्वजों को देखकर किया जाता है, यानी पहले वाली पीढ़ियों को देखकर चयन किया जाता है। तो इसके अंदर अपना जो आंसर आ जाएगा कम उम्र में चयन में, तो इसके अंदर अपना आंसर आ जाएगा वंशावली चयन, वंशावली चयन विधि आ जाएगी। अगला, पशु चयन की सबसे खर्चीली विधि कौन सी है? मैंने आपको बताया संतति विधि, यानी आगे आने वाली पीढ़ियों को देखकर पशु का चयन करना। तो इसमें क्या होगा, आगे आने वाली पीढ़ियों को पैदा करने के लिए प्रजनन में, आहार में, इन सब में खर्चा हो रहा था और एक समय अधिक लग रहा था, तो यानी कि समय भी वेस्ट हो रहा था अपना, इसीलिए अपन ने इसको क्या था, सबसे खर्चीली विधि यानी कि संतति विधि को आपने कहा सबसे खर्चीली विधि। अगला प्रश्न है, वो विधि जिसमें मेला व प्रदर्शनी से विजेता पशु का चयन किया जाता है। तो मेला व प्रदर्शनी से जो चयन किया गया था वो था प्रदर्शन व्रत चयन। कौन सा चयन था? वो प्रदर्शन व्रत चयन था, जो मेला व प्रदर्शनी में विजेता पशु का चयन करना था। गुणांकन विधि में डेयरी गुण के लिए कितने अंक दिए जाते हैं? तो डेयरी वाले गुण के लिए देते हैं अपन कितने नंबर देंगे डेयरी वालों के लिए? 20, क्योंकि मैंने आपको बताया शरीर क्षमता का यानी बॉडी पावर का, और एक इसका डेयरी वाले का 20 देना है, और दूध उत्पादन का और शारीरिक दिखावट के 30 अंक देने हैं। उसके बाद अगला, पशु चयन की सबसे खर्चीली विधि कौन सी है? जैसा कि अभी ऊपर भी आ गया था, ये दोनों क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो इसका आंसर भी राइट हो जाएगा, संतति वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला, 90 नंबर का देखिए आप, वो विधि जिसमें एक साथ कई पशुओं का चयन किया जाता है। तो देखो, शारीरिक दिखावट, शारीरिक दिखावट के द्वारा एक साथ कई पशुओं का चयन किया जा सकता है, तो इसके अंदर आ जाएगा शारीरिक दिखावट के द्वारा, यानी बाह्य जो आकार आपने देखा था, जैसे वो दिखने में कैसा है, मुर्रा भैंस है तो बाहर से आप कैसे पहचान रहे हो, गिर गाय है तो आप कैसे पहचान रहे हो, एचएफ गाय है तो आपने बाहर से कैसे पहचान के उसका चयन किया, तो ये शारीरिक दिखावट वाला हो जाएगा। गुणांकन विधि में शारीरिक दिखावट के कितने अंक दिए जाते हैं? तो गुणांकन विधि में शारीरिक दिखावट के 30 नंबर दिए जाते हैं। गुणांकन विधि में शरीर क्षमता के कितने नंबर दिए जाते हैं? तो गुणांकन विधि में शरीर क्षमता के कितने नंबर दिए थे अपन ने? 20 नंबर दिए थे। उसके बाद अब आप आगे आ जाइए कि वैसे तो एग्जामिनर, देखो ये अगर एग्जामिनर थोड़ा सा डिटेल में अगर आपसे पूछता है, कभी ऐसे तो पूछा नहीं जाता है, लेकिन कुछ एग्जामों में अगर मान लो पूछ ले वो आपसे कि गुणांकन पद्धति में किस भाग को आपने कितने अंक दिए, तो उसका देखो ये वाला भाग है, सामान्य स्वरूप के आपको 20 नंबर देने, गर्दन व सिर के आपको 6 नंबर देने, शरीर का अगला भाग है तो आपको 8 नंबर देने, धड़ है तो 14 देने, शरीर का पिछला भाग है तो 15 देने, और दूध ग्रंथियों का विकास है तो आपको 35 नंबर देने। जब अपन को इनकी काउंटिंग करेंगे तो अपना टोटल आ जाएगा 100 नंबर। लेकिन कभी ऐसा आपसे पूछेगा नहीं, मुख्यतः तो वही पूछा जाता है कि शारीरिक दिखावट के टोटल कितने नंबर दिए आपने, इसके नॉर्मल दूध उत्पादन के कितने दिए, डेयरी गुण के कितने दिए, तो ये सारे के सारे ऐसे पूछे नहीं जाते। लेकिन कभी एग्जामिनर मानो डिटेल में आपसे पूछता है तो आपको याद होना चाहिए। और आप देखो, एक प्रश्न अपन ने सोल्व किया था कि गुणांकन पद्धति में सबसे ज्यादा नंबर किस वाले भाग को दिए जाते हैं, तो देखो दूध ग्रंथियों का विकास यानी कि 35 नंबर दिए जाते हैं, जो कि सर्वाधिक था। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। ये आपकी थी संतति चयन की जो विधियां थी, गुणांकन की थी, वंशावली की थी, ये अपन ने सारी पढ़ी। इनको पढ़ने के बाद सारे पुराने प्रश्न आपके अपने आप सोल्व हो जाएंगे। सिर्फ इनमें नंबरिंग का आपको ध्यान रखना है, नंबरिंग का कंफ्यूजन नहीं होना है। शारीरिक बार का पूछे तो आपको शरीर क्षमता का कितना होता है, डेयरी गुण वाले कितने होते हैं, ये सब आप